हेलो एवरीवन। आज हम फिर से बात करने वाले हैं जो एमपीपीएससी मेंस में 3 मार्कर्स आते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो एमपीपीएससी प्री के लिए उपयोगी फैक्ट हैं, क्योंकि ये जो प्री में फैक्ट आते हैं वही मेंस में 3 मार्क्स में आ जाता है। तो दोनों काम अपना एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं गूढ़ पुरुष क्या है। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा गुप्तचर विभाग को महामत्यास्पर्श कहा गया है, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। महामात्यप सर्प और गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष हो गया गुप्तचर और विभाग हो गया महामात्यप सर्प। अर्थशास्त्र गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों की जानकारी मिलती है, संस्था और संचरा। यानी एक जो एक जगह रह के काम करेंगे, संचरा जो घूम घूम के काम करेंगे। मास्की लघु शिलालेख, यदि ये 3 नंबर में मास्की लघु शिलालेख आता है तो इसकी अवस्थिति आप बताओगे मास्की नामक स्थान, जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। अशोक ने इसका निर्माण कराया था और इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्त कहा। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है प्री में कि किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्त का नाम मिला है, तो मास्की लघु शिलालेख जो कि कर्नाटक में है, इसी अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। इसके बाद हम बात करें बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। यहाँ से भी एग्जाम में आता है, प्री मेंस दोनों में। तो त्रिपिटक में क्या क्या शामिल है? सुप्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश, जो बुद्ध ने उपदेश दिए उनका संकलन किया गया है सुत्त पिटक में। विनय विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ के भिक्षु और भिक्षुणी, इनके आचार विचार तथा नियम के बारे में है। किसमें? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म का जो विनय पिटक है उसमें क्या बताया गया है कि भिक्षु और भिक्षुणी, इनके आचार विचार और नियम के बारे में बताया गया है। अभिधम्म पिटक में क्या है? अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। तो अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत, सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश, और विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के आचार विचार और नियम। स्तंभ लेख अशोककालीन, ये क्या थे? ये पाषाण के यानी पत्थर के ऊंचे ऊंचे स्तंभ थे जिन पर अशोक अपने राज्य के नियम व सिद्धांतों का उल्लेख करवाता है। यानी कि स्तंभ लेख में क्या था कि जो भी उसके नियम सिद्धांत थे उल्लेख होते थे, और ये बहुत ऊंचे ऊंचे सिंगल एक पत्थर के बने होते थे। स्तंभ लेखों में अशोककालीन प्रशासन और धम्म की जानकारी हमें प्राप्त होती है। यदि आप इनको विभाजन भी करना चाहें तो दो स्तर पे कर सकते हैं, लघु स्तंभ लेख और बृहद। लघु स्तंभ लेख सांची, सारनाथ और रुम्मी नेई से मिले हैं, जबकि बृहद शिलालेख अभिलेख स्तंभ लेख दिल्ली टोपरा, कुशाम्बी, प्रयागराज और लोरिया नंदनगढ़ और रामपुर अभिलेख स्तंभ लेख। तो जो स्तंभ लेख हैं इसी प्रकार शिलालेख भी लघु और बृहद और लघु में बांटे गए हैं, और स्तंभ लेख भी बृहद और लघु में बांटे हैं। तो लघु का आप याद रखिए सांची सारनाथ, और बृहद में दिल्ली टोपरा कौशाम्बी प्रयागराज। जानकारी क्या देंगे? प्रशासन और धर्म की जानकारी, उस समय के नियमों और सिद्धांतों की जानकारी, और ये सिंगल पत्थर के बड़े बड़े होते थे। उत्तरापथ, ये शब्द आपने हिस्ट्री में बहुत सुना होगा। ये मेगस्थनीज ने इंडिका में उत्तरापथ का वर्णन किया। अभी उत्तरापथ क्या है? इसके अनुसार उत्तरापथ का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है उत्तरापथ। मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में इसका वर्णन किया है, और इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। विस्तार सिंध को बंगाल स्थित सोनार गांव से जोड़ता है। यानी सिंध प्रांत जो अभी पाकिस्तान में है, और यहाँ बंगाल, इतना लंबा ये मार्ग था। ये व्यापारिक मार्ग था उत्तरापथ, जिसका इंडिका में वर्णन है और निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया। शेर शाह सूरी ने इसे पक्की सड़क के रूप में परिवर्तित करके ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो इसकी जो उत्तरापथ जो इतने पुराना मार्ग है उसकी मरम्मत शेर शाह सूरी ने करवाई थी। रुम्मेनदेई लघु स्तंभ लेख बहुत महत्वपूर्ण है। स्थिति इसकी नेपाल में है। निर्माता अशोक है। इसमें क्या है? इस स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष, ठीक है, राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष रुम्मनदेही यानी लुम्बिनी आया, और उसने यहाँ धार्मिक कर, यानी उस समय जो धार्मिक कर लगता था, क्या नाम था उसका? बलि। धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया, तथा
उसका भाग जो है 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आर्थिक जानकारी देता है। रुम्मनदेही नेपाल में है, अशोककालीन है और इसमें धार्मिक कर को या कर बलि को कम करने की जानकारी मिलती है 1/6 से 1/8। बृहद शिलालेखों की बात करें तो बृहद शिलालेख 14 लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किया। अशोक के जो शिलालेख स्तंभ लेख हैं उनमें से शिलालेख जो बृहद शिलालेख है वो 14 है, 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। शिलालेखों से अशोककालीन राजनीतिक एवं धर्म की जानकारी मिलती है। शिलालेख शाहबाजगढ़ी यानी पाकिस्तान, मानसेहरा पाकिस्तान, कालसी उत्तराखंड, सोपारा महाराष्ट्र, गिरनार गुजरात इन जगहों से मिले हैं। तो बृहद शिलालेख किसके काल के हैं? अशोक के काल के हैं। संख्या 14 है, 8 स्थानों से मिले हैं जो राजनीतिक प्रशासन और धर्म की जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध के बारे में यदि हम बात करें तो ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग उड़ीसा में है, 261 ईसा पूर्व। युद्ध का पक्ष क्या है? कलिंग नरेश नंदराज और अशोक के मध्य हुआ था। युद्ध जो है कलिंग नरेश नंदराज एवं अशोक के मध्य हुआ। परिणाम क्या हुआ? इसमें अशोक विजयी रहा। विशेष क्या है? इस युद्ध में हुई हिंसा को देखकर अशोक का मन दूषित हो गया तथा उसने विजय की नीति अपनाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कलिंग युद्ध के बारे में कि इसमें अशोक की विजय होती है और इसी युद्ध में जो हिंसा होती है कलिंग युद्ध में जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग में, अशोक ने जो इसमें हिंसा की थी उस हिंसा को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और यहीं से वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। यदि हम मौर्यकालीन न्यायालय की बात करें तो कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे। एक धर्मस्थीय और दूसरा धर्मस्थीय मतलब इसका नाम था आज का जो दीवानी न्यायालय है, दूसरा कंटक शोधन यानी फौजदारी न्यायालय। 2 प्रकार के थे। तो धर्मस्थीय में क्या था? इसके न्यायाधीश को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था और ये दीवानी मामले देखता था। जबकि कंटक शोधन यानी फौजदारी, इसके न्यायाधीश को प्रदेश था। तो कंटक शोधन का न्यायाधीश प्रदेश था और धर्मस्थीय का न्यायाधीश व्यवहारिक या धर्मस्थ। तो धर्मस्थीय और कंटक शोधन। मौर्य काल में कठोर दंड की व्यवस्था थी। सन्निधाता क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारी। सन्निधाता क्या है? मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारी है। राजकीय कोषाध्यक्ष देखता था। आय व्यय व खजाने का प्रमुख अधिकारी होता था। क्या है? मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारी है, राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, आय व्यय और खजाने का प्रमुख अधिकारी। लक्षणाध्यक्ष की हम बात करें, छापे खाने का प्रमुख होता था ये। छापे खाने का प्रमुख मौर्य काल में मुद्रा जारी करने वाला प्रमुख अधिकारी लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। बहुत महत्वपूर्ण है लक्षणाध्यक्ष। छापे खाना, मौर्य काल में मुद्रा जारी करने वाला प्रमुख अधिकारी लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक टकसाल सौवर्णिक नामक अधिकारी के अधीन होती थी। तो इतनी चीज ध्यान रखना। लक्षणाध्यक्ष क्या है? छापे खाने का प्रमुख। और मौर्य काल में मुद्रा जारी करने वाला प्रमुख अधिकारी भी यही होता था, यानी छापे खाने का प्रमुख होता था और मुद्रा जारी करने वाला प्रमुख अधिकारी भी होता था। प्रत्येक टकसाल में सौवर्णिक नामक अधिकारी के अधीन थी। तो आपको ये ध्यान रखना है। सोहगौरा ताम्रलेख, अवस्थिति इसकी गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सोहगौरा ताम्रलेख जो है इसकी स्थिति गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कालक्रम क्या है? मौर्यकालीन संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है सोहगौरा। इसमें अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख अर्थात भंडारण व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त होता है। यानी कि मौर्य काल में यदि अकाल पड़ता था तो उस अकाल में राजकीय सहायता प्रदान की जाती थी। तो आपको ध्यान रखना है कि मौर्य काल में राजकीय सहायता का सबूत आपको कहाँ से मिलता है? सोहगौरा ताम्रलेख जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। तो किस काल का है प्री में पूछा जाए तो मौर्य काल का है। क्या जानकारी मिलती है? अकाल के समय राजकीय सहायता अनाज वितरण की। सीता की बात करें तो ये राजकीय भूमि होती थी। राजकीय भूमि पर होने वाली कृषि से प्राप्त आय मौर्यकालीन आय का प्रमुख स्रोत थी। और सीता अध्यक्ष यानी राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था सीता अध्यक्ष। तो सिर्फ सीता अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है कि किस काल में था, तो मौर्य काल में था। ये क्या था? राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष और सीता जमीन या खेती। तीर्थ क्या होता था? तीर्थ जो है मौर्य काल में प्रमुख अधिकारियों को तीर्थ तथा महामात्र कहा जाता था। तो 2 शब्द याद रखना है आपको, तीर्थ और
महामात्र। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन 18 तीर्थ थे जो निम्नलिखित थे: पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, युवराज, प्रतिष्ठा, व्यवहारिक, सेनापति, नायक, दंडपाल, कार्मनिक, मंत्री परिषदाध्यक्ष, अंतपाल, दुर्गपाल, नागरक, आटविक, प्रशास्त्रा, दौरिक और अंतौरसिक। यानी जो तीर्थ हैं इनकी संख्या 18 थी, ये ध्यान रखना है। और तीर्थ और महामात्र क्या है? मौर्यकालीन अधिकारी। तो ये शब्द आए तीर्थ, महामात्र, तो अधिकारी लगाना है और इनकी संख्या 18 थी। एग्रोनोमोई मौर्य काल का महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी होता था। विषय इसका जिला के प्रमुख को मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई यानी जो जिला होता था, जिला अधिकारी, उसको एग्रोनोमोई कहा गया है। यह अधिकारी सड़क निर्माण का कार्य भी करता था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिला का प्रमुख और सड़क निर्माण। यदि हम गणिका शब्द की बात करें तो मौर्य काल में वेश्याओं को गणिका कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। गणिकाओं के कार्यों की देखरेख के लिए गणिका अध्यक्ष होता था। गणिकाएं गुप्तचरों का कार्य भी करती थी, तो ये भी ध्यान रखना, गणिकाएं गुप्तचरों का कार्य, गणिकाएं मतलब वेश्याएं, और जो वेश्यावृत्ति स्वतंत्र रूप से करती थी वो रूपा जीवा। सांची स्तूप के बारे में बता सकते हो, अवस्थिति इसकी सांची में है, काकनाट भी इसको बोलते हैं, काकनाट बोट। निर्माण स्तूप संख्या 1 अशोक काल, स्तूप संख्या 2 व 3 शुंग काल में, तो 2 काल में बने, एक अशोक काल में और दूसरा शुंग काल में। खोज 1818 में जनरल टेलर के द्वारा सांची स्तूप की खोज की गई थी। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र स्तूप जिनमें बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे गए हैं। स्तूप 1 को महास्तूप जो सबसे बड़ा होने के कारण है, तथा 2 को काला स्तूप भी कहा जाता है। तो ये सांची स्तूप के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान रखना है। खोज इसकी टेलर द्वारा, महास्तूप और काला स्तूप, और शुंग काल और अशोक के काल के, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा।